नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, रतन टाटा और टाटा समूह। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम इस विशाल समूह और इसके पूर्व चेयरमैन की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। ये कहानी रतन टाटा की अपनी यात्रा से शुरू होती है। कॉर्नेल हार्वर्ड से पढ़ाई और फिर 1991 में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना, जेआरडी टाटा के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन बनना। हाँ, जेआरडी टाटा अपने आप में एक लीजेंड थे, जी तो उनके बाद आना ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और ये विरासत, मतलब टाटा समूह जिसकी नींव जमशेदजी टाटा ने 1868 में रखी थी, आज कहाँ नहीं है ये समूह। स्टील है, टाटा मोटर्स है। हाँ, टाटा मोटर्स और उनका वो बड़ा कदम 2008 में जैगुआर लैंड रोवर मतलब जेएलआर को खरीदना। सही। और फिर आईटी में देखिए, टीसीएस, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। ताज होटल्स का नाम कौन नहीं जानता हॉस्पिटैलिटी में। और हाल ही में 2022 में एयर इंडिया की घर वापसी। बिल्कुल। तो ये दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व की जो खास बात है वो शायद समूह को एक ग्लोबल पहचान देना है। ग्लोबल पहचान मतलब उनके टाइम में टेटली चाय का अधिग्रहण हुआ, यूरोप की बड़ी स्टील कंपनी कॉरस, और जैसा आपने कहा जेएलआर, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स थे। हाँ, ये तो बड़े नाम है। ये सिर्फ खरीदना नहीं था, ये एक विजन था शायद। बिल्कुल। ये एक सोची समझी रणनीति थी, एक भारतीय समूह को दुनिया के नक्शे पर लाना। और इसी सोच का एक और उदाहरण शायद नैनो थी 2008 वाली। हाँ, टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का सपना। आम भारतीय परिवार के लिए कार वो आइडिया ही कितना क्रांतिकारी था उस वक्त। हाँ, वो उनकी सोच दिखाता है, बड़े पैमाने पर समाज पर असर डालने वाला इनोवेशन। खैर, बाजार की अपनी चुनौतियां रही, लेकिन वो विजन अहम था। और नतीजों की बात करें तो आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े जबरदस्त हैं। उनके आने पर समूह का रेवेन्यू करीब $5 बिलियन था। 5 बिलियन, ठीक है। और जब उन्होंने पद छोड़ा, तब तक वो $100 बिलियन के पार जा चुका था। 100 बिलियन, ये तो कमाल का उछाल है। हाँ, बहुत बड़ा ग्रोथ था वो। लेकिन इस बिजनेस सक्सेस के साथ एक और चीज है जो टाटा को और शायद रतन टाटा को बहुत अलग बनाती है। आप शायद परोपकार की बात कर रही हैं। हाँ, वही। ये जो टाटा ट्रस्ट वाली बात है कि टाटा सन्स का 66% हिस्सा उनके पास है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, कंपनी जो मुनाफा कमाती है उसका 2/3 हिस्सा वापस समाज के कामों में जाता है। अच्छा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, बहुत सारे क्षेत्रों में। ये दुनिया में बहुत अनोखा मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। सही कहा, ये उनके मूल्यों को भी दिखाता है। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिले हैं। जी, 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी, ये सब जानी मानी बातें हैं। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। बिल्कुल। और आज वो टाटा सन्स के चेयरमैन एमरिटस हैं, एक संरक्षक की तरह। तो उनकी विरासत सिर्फ कंपनियों और पैसों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नैतिक नेतृत्व की, दूरदर्शिता की विरासत है। तो इस सब जानकारी को देखते हुए मन में एक सवाल उठता है, आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है, इतनी कॉम्पिटिटिव, उसमें रतन टाटा जैसे मूल्यों वाले नेतृत्व का क्या महत्व है? उसकी जगह कहाँ है? ये बहुत अहम सवाल है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है कि ये जो टाटा ट्रस्ट का मॉडल है, जहां बिजनेस का मुनाफा समाज को वापस जाता है इतने बड़े पैमाने पर, क्या ये दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए सिर्फ एक प्रेरणा है, या ये वाकई एक स्थायी रास्ता बन सकता है जिसे अपनाया जा सके? इस पर सोचना जरूरी है।